आज हम आपको अतीक अहमद का पूरा काला अतीत भी दिखाएंगे, जिसमें पहले वो एक अपराधी बना, फिर उसने पैसा कमाया, अमीर बन गया, पैसा कमाने के बाद वो नेता बना और नेता के रूप में लोग उसे फिर एक बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। यही हमारे देश की जनता की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसकी सच्चाई अगर आपको देखनी है तो आज की तस्वीरों में देखिए। अतीक अहमद 60 साल का है। 60 साल का एक ऐसा अपराधी है जिसने भारत के लोकतंत्र में मौजूद तमाम खामियों का पूरा फायदा उठाकर न सिर्फ राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लिया, बल्कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर देश की संसद का सदस्य बन गया। सोचिए, लोकसभा का सदस्य बन गया ये आदमी, और इसने 5 बार विधानसभा का चुनाव भी जीता। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहा 5 बार और लोकसभा का सदस्य रहा 1 बार। अतीक अहमद ने जिस इलाहाबाद वेस्ट सीट से चांद बाबा उर्फ शौक इलाही नाम के एक दूसरे बाहुबली को चुनाव में हराया था, उसकी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन जैसे जैसे इस अपराधी के गुनाह बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इसे नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था। नेता इसे अपनी शरण में लेना चाहते थे, क्योंकि नेताओं को लगा कि यह तो बहुत काम का आदमी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां से आपने देखा कि जो भी इसके सामने आया, इसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कुछ ही वर्षों में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया, और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक नई तरह के चुनावी फॉर्मूले पर काम कर रही थी, और यह फॉर्मूला है तो बड़ा पुराना, आपने नाम सुना होगा। इसे कहते हैं MY फॉर्मूला, M+Y। M से मतलब मुस्लिम, Y से मतलब यादव। ये मुस्लिम और यादव का वोट बैंक था, ये वो फॉर्मूला है। और क्योंकि अतीक अहमद एक अपराधी होने के साथ साथ एक मुसलमान भी था और लोग उससे डरते भी थे, उसके पास पैसा भी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसे सहर्ष ही अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि यह बहुत काम आएगा। अतीक अहमद ने 1996 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा और तब वो 4थी बार विधायक बना था। हालांकि इसके बाद कुछ मतभेद होने की वजह से उसने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और फिर वो अपना दल में शामिल हो गया। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे देश में ऐसे अपराधियों को कितनी आसानी से राजनीतिक संरक्षण मिलता चला जाता है। यह भी एक विडंबना है कि जिस अपराधी का हमारे देश के समाज को और हमारे देश के मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए था, उसने उस अपराधी को एक बाहुबली नेता बना दिया, जबकि अतीक अहमद बाहुबली नहीं था, बल्कि वो एक अपराधी था जिसे नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपना संरक्षण दिया और फिर बाहुबली भी बना दिया। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कभी भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसका राजनीति में लगातार प्रमोशन होता चला गया। वर्ष 2000 के बाद वो अपना दल छोड़कर वापस समाजवादी पार्टी में आ गया और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसे उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से टिकट भी दे दिया। यह वही फूलपुर सीट है जहां से एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस समय फूलपुर के लोगों ने इस सीट से अतीक अहमद को चुनाव जिताकर उसे भारत की संसद में भेज दिया। और यह सब कुछ तब हुआ जब अतीक अहमद पर गंभीर अपराध के एक नहीं न जाने कितने मामले दर्ज थे। यहां 2 बातें और नोट करने वाली है। पहली बात यह कि अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण मिलने का ही यह नतीजा था कि वर्ष 2012 में जब वो जेल से बाहर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, तब उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, और उस समय हाई कोर्ट के 10 जजों ने, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 जजों ने डर की वजह से खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। सोचिए क्या डर था इस आदमी का कि 10 के 10 जज ये कह रहे हैं कि हम ये सुनवाई नहीं कर सकते। कितना डर पैदा किया होगा इसने। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा, पिछले दिनों हमने इसी ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा था, आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन है? तो सच ये है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अतीक अहमद जैसे अपराधियों को ही असल में बड़ा आदमी मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधियों के पास डर भी होता है, पैसा भी होता है और राजनीतिक संरक्षण भी होता है, और इसलिए लोग ऐसे लोगों को बड़ा आदमी समझ लेते हैं। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार
कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 54 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53 मामले हैं, पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4 और उसके जो बेटे हैं अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद, उन पर भी आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज हैं। और इनमें से भी अभी उसके जो 2 बेटे हैं वो जेल में बंद है। यानी अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही छोटा तुच्छ आदमी है, एक मामूली सा अपराधी है, जिसे हमारे देश के सिस्टम ने बहुत बड़ा बना दिया, जिसने अपराध और बेईमानी करके सिर्फ लोगों को डराया है, अत्याचार किया है, उन्हें सताया है। राहुल गांधी को यह सरकारी बंगला वर्ष 2004 में अलॉट हुआ था, जब वो पहली बार अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने थे, और तभी से वो इस सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस सरकारी बंगले का पता है 12 नंबर तुगलक लेन, और इसे टाइप 8 का सरकारी बंगला कहते हैं। सरकारी जो बंगले होते हैं, जो मिलते हैं सरकारी अफसरों को या फिर संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को या सांसदों को, मंत्रियों को, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनकी श्रेणियां होती हैं। इस बंगले की जो श्रेणी है वो है टाइप 8। टाइप 8 का मतलब यह है कि इस बंगले में कुल 8 कमरे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हें इस तरह के टाइप 8 के सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं। यानी राहुल गांधी वर्ष 2004 से ही एक इतने बड़े सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को अलॉट होता है। तो राहुल गांधी का ये जो स्टेटस है, पहले तो ये देख लीजिए, जब वो पहली बार भी लोकसभा में चुने गए थे, जब लोकसभा में जो पहली बार चुना जाता है सांसद, उसे असल में एक छोटा फ्लैट दिया जाता है, और धीरे धीरे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं, तब फ्लैट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, या फिर शुरुआत में एक छोटा बंगला मिलता है, फिर और बड़ा बंगला मिलता है, और जब आप आखिर में बहुत सीनियर हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तब आपको ऐसा बंगला मिलता है, जो राहुल गांधी को पहली बार चुनाव जीतने पर ही मिल गया था। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में कुल 625 सरकारी बंगले ऐसे हैं जो टाइप 7 और टाइप 8 के हैं, और इनमें भी 305 सरकारी बंगले ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार के मंत्रियों, सचिवों, हेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए आरक्षित किया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में कुछ सांसद ऐसे हैं जो उन सरकारी बंगलों को छोड़ना ही नहीं चाहते, जो मंत्रियों के लिए होते हैं, और इनमें राहुल गांधी भी एक है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जो सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं, उसके लिए एक नियम प्रणाली बनी है, जिसे सेक्शनल मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर किसी सांसद की सदस्यता रद्द हो जाती है और वो संसदीय प्रणाली से बाहर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस नेता को अपना सरकारी बंगला 30 दिन के अंदर खाली करना होता है। और इसी में एक और क्लॉज ये है कि अगर वो सांसद 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर सकता, तो उसे फिर हाउसिंग कमेटी को इसके लिए एक उचित कारण बताना होता है कि वो क्यों खाली नहीं कर पा रहा। और अगर हाउसिंग कमेटी को वो कारण सही लगता है, तो उस नेता को 3 महीने और दे दिए जाते हैं सरकारी बंगले को खाली करने के लिए। वैसे पहले यह समय अवधि 3 नहीं बल्कि 6 महीने की थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने ही इसमें बदलाव किया और इसे 6 से 3 महीने कर दिया। फिलहाल इस हाउसिंग कमेटी के चेयरपर्सन CR पाटिल हैं, जो गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं, और अगर राहुल गांधी कुछ और समय इसी सरकारी बंगले में रहना चाहते हैं, तो उन्हें इसका एक उचित कारण इसी हाउसिंग कमेटी के सामने जाकर बताना होगा, और फिर आखिरी फैसला यही कमेटी लेगी। इस कानून को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं, और इसके सेक्शन 151A में लिखा है कि अगर कोई लोकसभा सीट खाली होती है या उसे खाली घोषित किया जाता है, तो फिर उस लोकसभा सीट पर पूर्व में हुए चुनावों को रद्द किया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उस सीट पर इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा कराना होगा। जैसे वायनाड सीट पर अब जो पुराना चुनाव था जिसमें राहुल गांधी जीते थे, अब वो चुनाव रद्द माना जाएगा, और अब चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराएगा, जिसे आप उपचुनाव कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो इलेक्शन कमीशन को वायनाड सीट पर 23 सितंबर से पहले चुनाव कराने होंगे, ये नियम कहते हैं। और यह नियम मोदी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि इस नियम का जिक्र उस कानून में है जिसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में वर्ष 1951 में बनाया था।
दूसरी बात यह कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वायनाड की सीट पर उपचुनाव कराना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। नियम ये कहते हैं कि अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में 1 साल या उससे कम समय बचा हो तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन यहां पॉइंट यह है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा और इस हिसाब से अभी नई लोकसभा आने में 1 साल 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन वायनाड में नियमों के तहत उपचुनाव कराने के लिए बाध्य होगा और यह भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। यहां सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए होगी। 25 मार्च को राहुल गांधी ने जब अपनी संसद की सदस्यता समाप्त होने पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसमें एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा कि अदालत ने उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया है उसे लेकर बीजेपी कह रही है कि आपने ओबीसी समुदाय का अपमान किया और बीजेपी इस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस सवाल का राहुल गांधी ने जवाब देने की बजाय इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कहा कि कैसे उन्होंने पत्रकार की हवा निकाल दी। सबसे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, जब किसी पत्रकार ने बिल्कुल जायज सा सवाल उनसे पूछा कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ये कर रही है, ये बीजेपी की रणनीति है। जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने हिंदुस्तान का जो पूरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है बॉक्सिंग का उसे स्वर्णिम बना दिया है, वो 4 चैंपियंस हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अगर नाम से इनका परिचय कराएं तो लगेगा कि बहुत मासूम सी प्यारी सी बच्चियां हैं, क्योंकि लवलीना है हमारे साथ, नीतू है, निखत हैं और हमारे साथ स्वीटी है, पर उतनी भी स्वीट नहीं है सब। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और बॉक्सिंग रिंग में जब जाती हैं तो पूरी तरीके से बदल जाती हैं। गलत कह रही हूँ निखत? वैसे बिल्कुल सही। लेकिन रिंग में स्वीट हो गए तो फिर हमें वो सामने वाला मार डालेगा। नीतू, क्या जिस तरीके से आप लोग पहुंचे, आपको देखिए, एक तो होता है खुद पर यकीन और एक होता है कि अपने साथ जितने जा रहे हैं। मतलब जब फाइनल्स में पहुंचे थे आप 4, उस समय लगा था कि कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया सिल्वर, लेकिन ये थॉट प्रोसेस इंडिया का बदल चुका है। इंडिया का फाइनल में पहुंच गए, मतलब गोल्ड सब उम्मीद कर रहे थे। तो हम सभी यही सोच रहे थे कि हमें गोल्ड ही लेना, सिल्वर तो लेना ही नहीं है। हाँ, ये एकदम मन में क्लियर था। लवलीना, आपके लिए तो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो मेडल है तो ब्रॉन्ज में ही रुक जाते थे। इस बार तो हमेशा ये गिल्ट रहता था कि मुझे अपनी देश का नेशनल एंथम बजाना ही है। तो इस बार मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत भी किया था और वो विल पावर रखा था कि कैसे भी करके इस बार जीतना ही है बस। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। चाइना की भी 4 बॉक्सर्स पहुंची थी फाइनल में, पर उनमें से 3 ने गोल्ड लिया सिर्फ, और इंडिया का जो टैली रहा वो नंबर 1 रहा। तो ये चीजें एक समय पर अगर आप बोलते भी किसी को तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन आज ये हकीकत हो रहा है और हकीकत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो एथलीट्स हैं वो खुद पर यकीन कर रही हैं। तो आपके लिए खास करके मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उसके बाद जब हम पढ़ते हैं ना कि प्राइज मनी बड़ा भारी भरकम अच्छा प्राइज मनी मिल रहा है, इंडियन स्पोर्ट डिजर्व कर रहा था इसे। आज आपके प्लान्स उस प्राइज मनी के क्या होते हैं, क्योंकि सबने अपने अपने प्लान्स बताए हैं? तो अभी काफी सपोर्ट मिलेगा इस प्राइज मनी से, जो पहले ट्रेनिंग में दिक्कतें आती थी। पर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं उससे। हाँ, तो अभी पूरा सपोर्ट मिलेगा फैमिली को। मेरे जो भाई बहन है उनको पढ़ने के लिए और खेलने के लिए भी काफी। बहन आपकी क्या पढ़ रही है? मेरी बहन अभी MBBS कर रही है। उसको बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है।